नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और 23 का संग्राम 24 पर घमासान। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचकुरिन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी कई बड़े हमले किए। चित्रकूट से बीजेपी का चुनावी शंखनाद। चाहिए जनता का आशीर्वाद। मायावी वादों से बचना है, वो कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। 23 का संग्राम 24 पर घमासान। 2023 के चुनावी महासंग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा का शंखनाद किया। जन आशीर्वाद यात्रा का भगवान राम की नगरी चित्रकूट से आगाज हुआ। ये यात्रा 19 दिनों तक 13 जिलों में 2345 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, आज 20 साल बाद ये कैसा है। इस दौरान बीजेपी के विकास के संकल्प ने कितना परिवर्तन किया, यही बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। नड्डा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर भी हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी। बीजेपी ने विकास किया तो कांग्रेस ने विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का करप्टनाथ की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करने के साथ ही जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। नड्डा ने कहा कि 2023 में दिसंबर में आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताएं और फिर 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दें। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाएगी, झूठ बोलेगी, लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में जनता ना आए। कांग्रेस सिर्फ कहती है, हम करके दिखाते हैं। कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी। उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं, हम तो करके दे देते हैं। बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकाल रही है। पहले चरण की यात्रा सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचकुरिन गांव से शुरू हुई। पहले अमित शाह और अब जेपी नड्डा ने यहां चुनावी माहौल को चार्ज कर दिया है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना अहम है। राज्य में सरकार बीजेपी की है, उसे रिटेन करना एक चुनौती है। फिर लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भी बीजेपी के ही पास है। 2024 का संग्राम जीतने के लिए मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। तो आज तो महज चित्रकूट से यह आगाज हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने इसको हरी झंडी यात्रा को दिखा दी है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों से यात्राओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। चाहे वो बात कर ली जाए नितिन गडकरी की, अमित शाह की, या फिर इसके अलावा राजनाथ सिंह जो हैं वो भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो आज इस यात्रा को लेकर सबसे मुख्य बात जो रही वो जेपी नड्डा ने कहा कि हम 20 साल पहले के मध्य प्रदेश का भी जिक्र करने वाले हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि 20 साल पहले के मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी हम ये बताएंगे। क्या ये पता है कि एक बहुत बड़ी आबादी 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, अब कैसा है, वो शायद नहीं समझ रही है? क्योंकि बीजेपी को ये पता है, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया है और लोगों के ज़हन से शायद वो पहले वाली मध्य प्रदेश की तस्वीर गायब हो गई है, इसलिए बार बार ये बीजेपी ये कह रही है। जी देखिए, बिल्कुल भाजपा के कैंपेन में हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होते हैं, वो बार बार 20 साल पुराना वो कार्यकाल याद दिलाते हैं। दिग्विजय सिंह को बंटा ढार कहकर बार बार पुकारा जाता है कि उस टाइम उन्होंने किस तरह मध्य प्रदेश की हालत कर दी थी, चाहे सड़क हो, बिजली हो, उद्योग हो, ये सभी मुद्दों को बार बार याद दिलाया जाता है। क्योंकि भाजपा ये मानती है, या भाजपा को हमेशा ये लगता है कि जब जब भी दिग्विजय सिंह का नाम लेकर बात आती है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा किसी न किसी बयान से भी कंट्रोवर्सी में होते। तो 20 साल पहले जो वोट, अब इतने 20 साल में इतनी बड़ी वोटर्स बढ़ चुके हैं, तो जो युवा वोटर है उसको कनेक्ट करने के लिए उसे वो दौर याद दिलाया जाता है कि किस तरह से 20 साल पहले मध्य प्रदेश की स्थिति थी, बुरे हालात थे। और उसी तरह से कांग्रेस का जो बीच में 15 महीने का कार्यकाल 2018 के बाद आया था, उस 15 महीने के कार्यकाल को भी आज बार बार जेपी नड्डा ने याद दिलाया। अपने भाषण में भी ये बात कही कि करप्शन को लेकर मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि पीएम आवास योजना को लेकर भी उठाया कि कमलनाथ ने तो कभी पीएम आवास योजना के लिए कभी कोई केंद्र से कोई मदद ही नहीं मांगी, ना वहां से कुछ पैसा लिया, वहां उन्होंने प्रस्ताव ही नहीं भेजे। तो इस तरीके से करप्शन और बंटा ढार, इन दोनों मुद्दों को लेकर भाजपा लगातार अपना चुनाव अभियान चला रही है। ठीक है, इसी को लेकर भाजपा अपना चुनाव अभियान चला रही है। आज तो यात्रा का पहला दिन है और आज तो पहली यात्रा की शुरुआत हुई है। अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्या हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा निकलने ही वाली है? तो हर तरफ यात्रा ही यात्रा बीजेपी की नजर आने वाली, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। साथ साथ एक ही अलग अलग क्षेत्र भले ही हों, लेकिन अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्र में एक ही बात बोलते हुए नजर आएंगे, पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे। देखिए, हम एक बात तो आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा ने चुनाव का एक बड़ा एजेंडा सेट कर दिया। आज हम जहां पर खड़े हैं, आपको खुद चित्रकूट का ये घाट नजर आ रहा होगा। पीछे यहाँ पर बिल्कुल जो पीछे पुल है वो चित्रकूट का वो घाट है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और उससे हम 10-20 कदम आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश आ जाता है। तो चित्रकूट एक ऐसी विधानसभा है जो यूपी और एमपी दोनों से लगी हुई है। तो यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए भाजपा का एक बड़ा एक मंसूबा बहुत ही साफ है कि वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न सेट करना चाहती है। हिंदुत्व को लेकर भाजपा का रुख बहुत ही साफ है, और जिस तरह आज कामता नाथ की पूजा की, अर्चना की, भगवान आगे जो यात्रा निकलने वाली है वहां पर भी कोई जो धार्मिक स्थल है वहां से पहले पूजा अर्चना होगी और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई, मैंने भी बनवाई, प्रचार किया, मेरा ध्यान रखना था, नहीं रखा, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। मुझे तो अब डर है कि सरकार बनने के बाद ये मुझे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। बहुत बड़ा बयान, और वो भी तब जब आज ही जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई है, तब ये उमा भारती कह रही है। मुझे फिर भी बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी,
मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा की नहीं वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। तो बड़ा बयान दे दिया उमा भारती ने। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। कांकेर में चुनाव से पहले कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में? 9 विधानसभा के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें कांकेर, भानुप्रतापुर, अंतागढ़, सिहावा, नगरी, धमतरी, कुरूद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, संजारी, बालोद यहाँ के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने हंगामा किया है। क्यों हंगामा किया? स्क्रीनिंग कमेटी से मिलने पहुंचे हैं दावेदार और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य से मिलने के लिए होड़ मच गई। अंतागढ़ विधायक के पीएसओ को देख ये कार्यकर्ता भड़क गए। पीएसओ को बाहर निकालने के लिए नारेबाजी यहां पर होती नजर आई। 9 विधानसभा के जो दावेदार हैं, समर्थक हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो बैठे कार्यकर्ता हैं, ये सभी अपने दावेदारों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 9 विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, उनसे अपने दावेदार के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान जो भी रिपोर्ट होगी वो आज हनुमंतैया जी जाकर जो है अध्यक्ष को बताएंगे। उसके बाद जो है 9 विधानसभा की जो टिकट है उसकी घोषणा जो है वहां से की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जो दावेदार हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने काफी गहमा गहमी के साथ यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया गया। और हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बावजूद जो है दावेदार के समर्थक यहाँ पहुंचे और एक दूसरे को देखकर नारेबाजी तेज करते गए। इससे पता चलता है कि किस तरीके से टिकट को लेकर जो है कांग्रेस में अंतर्कलह नजर आ रही है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। और बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले कांग्रेस में यहां भी अंतर्कलह देखने को मिली है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो हैं गुरु रुद्र कुमार, इनकी दावेदारी का विरोध होने लगा है। नवागढ़ विधानसभा से इनकी दावेदारी जो हो रही है, इसका विरोध हो रहा है। नवागढ़ क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंच गए और नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार को उम्मीदवार नहीं बनाया जाए, इस बात की मांग करने लगे। स्थानीय विधायक गुरुदयाल बंजारे को ही प्रत्याशी बनाया जाए, ये भी मांग की गई। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और सीएम भूपेश बघेल को इसको लेकर वो ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय में राजीव भवन जो है, वहां पर नारेबाजी भी लगातार हो रही है। विधायक है, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। बाहरी लोग को आकर फिर बैठाएंगे, काम नहीं करेंगे, 5 साल के भी बाद चले जाएंगे तो हमारे नवागढ़ क्षेत्र का विकास कैसा होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नवागढ़ का भी वर्तमान विधायक जी है, उन्हीं को टिकट यहाँ नवागढ़ से दिलाया जाना चाहिए। और विगत आज साहू समाज पूरा सभी खुश है गुरुदयाल भाई के नेतृत्व से। हम 15 साल के, चाहे साहू रहे चाहे अन्य समाज, बहुत प्रताड़ित रहे हैं। और आज जो सुखी की एक रथन, जो किसान मन जो सुखी महसूस करे थे, गुरुदयाल भाई के साथ जो सुखी महसूस हुए, घर के सदस्य और सबके साथ बढ़िया व्यवहार करे थे। हम इतने सम्मानीय मुख्यमंत्री जिला जो आज किसान के मसीहा है, दिन दुखिया के साथी है। हम लोग ये साफ सुथरा पढ़े लिखे, कोई छल छिद्र वाला लड़का नहीं। हम लोग गुरुदयाल सिंह बंजारे चाहिए विधान। तो ये गुरुदयाल सिंह बंजारे के पक्ष में टिकट की मांग करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। नारेबाजी यहां पर हुई है, अंतर्कलह इसे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, अब जाहिर सी बात है कि चुनाव बेहद करीब है, टिकट बंटने की बारी आ गई है, और जब टिकट बंटने की बारी आती है तो पार्टी दफ्तर के बाहर ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। जो प्रत्याशी या जो दावेदार होते हैं वो अपने अपने समर्थकों को लेकर पहुंच जाते हैं। यहां पर भी यही हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। कांकेर से भी ऐसी खबर आई, अब कैसे कांग्रेस निपटेगी? देखिए, पुनीत, चुनाव के समय अचानक से चाहे वो नेता हो
चाहे विधायक हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ सी जाती है और कमोबेश यही हालात टिकट वितरण के समय होता है, दावेदारी के समय होता है। और यही हालात जिस तरह से कांग्रेस में देखने को मिला, कांग्रेस के निर्देश के बाद भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो दावेदार हैं अपने समर्थकों के बीच को लेकर के पहुंचे, एक दूसरे को देख करके नारेबाजी हुई, जमकर हंगामा हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि टिकट लेने की होड़, अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की चाहत है यहाँ पर देखने को मिली और इस दौरान हंगामा भी हुआ। इसके अलावा आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह से वहाँ पर बैठक चल रही थी, तो अचानक नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो है गुरुदयाल बंजारे के जो समर्थक है वो पहुँचे और कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु का विरोध कर रहे थे, क्योंकि रुद्र गुरु ने वहाँ से अपने दावेदारी ठोक दी है और उन्होंने आवेदन दिया है कि वो नवागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में एक जो विधायक है, स्थानीय जो विधायक है, उनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि गुरुदयाल बंजारे को ही प्रत्याशी बनाया जाए, उन्होंने भी आवेदन किया है। तो दूसरी ओर जो रुद्र गुरु हैं वो चाहते हैं, इससे पहले भी वो सीट बदल कर चुनाव लड़े हैं, तो एक जो लोगों के मन में, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के मन में एक भय सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को तरजीह दिया जाए और टिकट दिया जाए, वो कुल मिलाकर खुश हैं। तो ये एक चुनौती होती है इस तरह से जब टिकट वितरण का समय है तो कार्यकर्ताओं को कैसा साधा जाए। ये वही कार्यकर्ता हैं जो पोलिंग बूथ स्तर तक काम करते हैं, तो उनकी बात को कैसे रखा जाए, कैसे उन्हें समझाई दी जाए। बिल्कुल, पार्टी के लिए मुश्किल समय होता है, लेकिन इस मुश्किल समय के बाद देखना होगा कि पार्टी आगे कैसे निर्णय लेती है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए अमित शाह ने अंचल की कमान अपने हाथ में ले रखी है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधायक अंचल में चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। ये विधायक ग्वालियर चंबल अंचल के हालात की रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही साथ चुनाव जीतने की कुव्वत रखने वाले चेहरों की भी तलाश कर रहे हैं, और यही वजह है कि विधायक इन दिनों ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी कार्यक्रमों पर भी नजर आ रही हैं। याद है पिछला चुनाव 2018 का वो रिजल्ट जब ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को 34 में से सिर्फ 6 सीट मिली थी और बीजेपी के हाथों से सत्ता चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर सत्ता की चाबी चाहिए तो फिर ग्वालियर में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, दम दिखाना होगा। इसलिए कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है। शाह का फोकस उन क्षेत्रों में है जहां 2018 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जीत का पताका लहराने के लिए विधायकों की पूरी टीम उतार रखी गई है। उन 6 विधायकों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने पिछली दफा जीत दर्ज की, और उन विधायकों की सीट को टटोला जा रहा है जहां पिछली दफा कांग्रेस के 28 विधायक जीत कर आए थे। इसकी कमान सौंपी गई है यूपी की रामपुर सीट पर आजम खान को हराने वाले बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना को, जो पिछले 15 दिनों से ग्वालियर चंबल में जमे हुए हैं। देखिए, माहौल बहुत अच्छा माहौल है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, जिस तरीके के यहाँ काम हुए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। ये तो हुई बीजेपी की बात। अगर बात कांग्रेस की करें, जो पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है और दावे कर रही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस 27 का आंकड़ा पार करेगी। कांग्रेस का दावा तो ये भी है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल में कमजोर है और यही वजह है कि अमित शाह को अब खुद आना पड़ा है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और वही कारण है कि उनको खुद अमित शाह जी को आके यहाँ आके अपना सारा देखना पड़ रहा है कि वहाँ क्या स्थिति है ग्वालियर चंबल, वो उनको भी जानकारी है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में ग्वालियर चंबल संभाग में रही। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस पार्टी को बढ़त मिलती है, मध्य प्रदेश में उसी की सत्ता बनती है। इसलिए बीजेपी ने जीत के लिए
ग्वालियर अंचल का जिम्मा अमित शाह को सौंपा है और शाह ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।